एवरीवन, सो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमारा ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स चल रहा था, जिसमें हमने ऑलरेडी 4 दिन मुकम्मल कर लिया है और हमारा जो पहला पार्ट होता है फिजिकल ज्योग्राफी का, वो हमने कंप्लीट कर लिया। उसका इंडिया का जो पहला 3 चैप्टर्स है वो हमने 4th लेक्चर में कंप्लीट किया था, जो कि फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया है, वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड सॉइल्स ऑफ इंडिया। जिससे मैंने आपको बता दिया था कि फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, सॉइल्स ऑफ इंडिया के लिए 1 शॉट ऑलरेडी मैंने बना रखा था। तो उन सारे वीडियोस को देखने के लिए आप ये वाला वीडियो जरूर वॉच कीजिए आई कार्ड पे क्लिक करके, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट है, उसको जाकर के आप वॉच कर सकते हैं इस क्रैश कोर्स के बाकी सारे वीडियोस को। ठीक है, तो फिलहाल आज हमारा होने वाला है क्रैश कोर्स का डे 5, जहां पर हम बात करने वाले हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खास तौर से 2023 के लिए, क्योंकि मैंने जिसने पिछले 5 ईयर्स को जब क्वेश्चन को एनालिसिस किया तो पता चला है कि लास्ट 5 ईयर्स में फिलहाल एक भी लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आया है। ओके, शायद एक लॉन्ग क्वेश्चन आया था रेयरली, जो मुझे अच्छे से याद नहीं, बट जहां तक मैंने अच्छे से गौर किया तो एक भी लॉन्ग क्वेश्चन तो फिलहाल नहीं आया है इस चैप्टर से। तो 2023 के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन पिकअप होने के चांसेस बनते हैं। तो जब मैंने इसको और ज्यादा डिटेल में इस चैप्टर को देखा तो यहाँ से मुझे सिर्फ 2 ही जगह ऐसे मिलते हैं जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो उन्हीं 2 लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि मानसून शावर, नॉर्वेस्टर, मानसून ब्रस्ट, आसन की छड़ी, ये सारी छोटे छोटे टॉपिक्स है जो इस चैप्टर से, मेनली इस चैप्टर से 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनाया जाता है, और कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है 1 मार्क्स के जो यहाँ से कवर किए जाते हैं। तो उन हर एक छोटे छोटे डिटेल को हम लोग आज की वीडियो में कवर करने वाले। तो मेरा किसी अंतर है कि हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप भी कॉपी कलम निकाल लीजिए और ऊपर हेडिंग लगाइए ज्योग्राफी क्रैश कोर्स डे 5, उसके बाद सब हेडिंग लगाइएगा क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए। पहला क्वेश्चन, स्टेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ओके, उसके बाद स्टेट द इम्पैक्ट ऑफ मानसून रेनफॉल ऑन सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन एंड एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल आने के ज्यादा चांसेस है 2023 में, इस पर थोड़ा अच्छे से फोकस करके स्टडी करेंगे। देन नॉर्वेस्ट छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसको हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो फिलहाल आप इन क्वेश्चंस को उतार लीजिए, देन इसके बाद हम लोग एक एक करके आंसर की चर्चा करते हैं। तो देखो, जैसे कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है यहाँ पर इम्पैक्ट ऑफ मानसून रेनफॉल। तो सेकंड क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन हमारे पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स, उन फैक्टर्स का नाम यहाँ पे हम लिखेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर है लैटिट्यूड। ओके, एंड देन सेकेंड नंबर पे हमारा यहाँ पे फैक्टर आता है लैटिट्यूड। देन उसके एल्टीट्यूड के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, ऐसे जो फैक्टर्स है इसमें 7 to 8 फैक्टर्स दिए गए हैं बुक में, बट हमें चूंकि 5 मार्क्स क्वेश्चन के लिए इसको प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए 4 या 5 फैक्टर्स हम लोग स्टडी करते हैं, उसको याद करते हैं, उतना ही हमें लिखना होता है एग्जाम में, बस उससे ज्यादा नहीं। इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ 4 फैक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा हमारे पास है मानसून विंड, मानसून विंड। ओके, एंड देन लास्ट 4th नंबर हमारे पास आएगा जो कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ओके, सो एक एक करके चर्चा करते हैं कि ये सारे जो पॉइंट्स है ये किस तरीके से इंडिया के क्लाइमेट को असरअंदाज करते हैं। तो देखो, जो सबसे पहला जो पॉइंट्स हम लेंगे लैटिट्यूड, इसको जल्दी से आप उतार लीजिए, फिर देखते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा हम आगे दुनिया का नक्शा बना देते हैं टेम्परेट जोन के हिसाब से। तो हमें पता है कि ऊपर में क्या नॉर्थ पोल है, नीचे हमारे पास साउथ पोल है, देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यहाँ पर, एंड यहाँ पर हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये हमारा इक्वेटर है ना, ये हमारे पास है इक्वेटर, ये हमारे पास है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एक बार अच्छे से लिख लेते हैं इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हमने लास्ट लेक्चर में जब कवर किया था वहां पे हमने देखा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो हिस्सा है वहां पे सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधी पड़ती है, इसलिए इस हिस्से में टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, यानी कि खित्ता जिद्दी में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बनिस्बत हमारा टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, और इक्वेटर पे तो और ज्यादा पड़ता है, तो वहां पर टेम्परेचर हमारे पास ज्यादा ही देखने को मिलेगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हिंदुस्तान का जो भी हिस्सा इस एरिया में आ रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के आसपास, वहां पे क्या होगा, वहां पे गर्मी हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। और उसके उल्टा जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जो भी हिस्सा पड़ेगा, यानी कि खित्ता जिद्दी की तरफ, तो इस हिस्से पे हमारा जो भी स्टेट्स आ जा रहा है वो हमारा क्या होगा, वहां पे सर्दी हमें ज्यादा देखने को मिलेगी, गर्मी थोड़ा कम पड़ेगा, ठंड ज्यादा पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा इंडिया है वो 8 डिग्री 4 मिनट जो है इक्वेटर से
8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट। देखो 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ पे हमारा इक्वेटर से नॉर्दर्न पार्ट में फैला हुआ, नॉर्दर्न लैटिट्यूड, इक्वेटर से नॉर्दर्न लैटिट्यूड के तरफ ये फैला हुआ, इक्वेटर टू नॉर्दर्न लैटिट्यूड। मतलब इक्वेटर से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक उधर नॉर्दर्न लैटिट्यूड की तरफ फैला हुआ है। इसकी वजह से क्या होता है हमारा यहाँ पर, इसकी वजह से ये होता है कि जो हमारा नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, नॉर्थ इंडिया मेनली यहाँ पे दो हिस्सा हम लोग बात करेंगे, नॉर्थ इंडिया के पार्ट के बारे में और साउथ इंडिया के पार्ट के बारे में। तो वो पता है इंडिया के नक्शे में अगर हम रफली उसको देखें, इंडिया के नक्शे में, अच्छा बहुत खराब बन रहा है छोड़ दो, इंडिया के नक्शे में तो ऊपर वाला पार्ट हमारा क्या, ये हमारा नॉर्दर्न पार्ट होता है, नॉर्दर्न नॉर्थ इंडिया हो गया, नीचे वाला पार्ट हमारा साउथ इंडिया। ऊपर में हमारा मेनली कश्मीर, उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, वो सारे स्टेट आते हैं, सिटीज है। नीचे हमें चेन्नई, तमिलनाडु, देन केरला, ये सब देखने को हमें मिलते हैं। तो इसके वजह कर, चूंकि इस हिसाब से इसका डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ लैटिट्यूड, ओके। इसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्थ इंडिया जो हमारा है ये हमारा आ जाता है टेम्परेट जोन में। टेम्परेट जोन जो है वो थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है, जो कि इस हिस्से को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास का जो एरिया है ये हम लोग कहते हैं टेम्परेट जोन, ठीक है, टेम्परेट जोन। ठीक उसका उल्टा जो हमारा साउथ इंडिया है ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास आता है, ये खित्ता जिद्दी, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं टोरिड जोन, TORRID, टोरिड जोन। इस वजह से क्या होता है, टोरिड जोन में क्या है, थोड़ा सा हमारा गर्मी कम पड़ता है, इसीलिए नॉर्दर्न हिस्सा में हमारा गर्मी ज़्यादा होता है बनिस्बत साउथ पार्ट के। यहाँ पे हमारा आपको गर्मी कम देखने को मिलेगा, गर्मी यहाँ पे क्या रहेगी, कम रहेगी, ओके। यानी कि नॉर्दर्न इंडिया में जो हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहेगी और साउथ इंडिया वाले पार्ट में आपको गर्मी कम देखने को मिलेगी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इस वजह से अब इसी तरीके से हमारा ये लैटिट्यूड का जो फैक्टर है वो इम्पैक्ट डालता है। इस तरीके से ये एल्टीट्यूड को डिस्कस करते हैं। एल्टीट्यूड बहुत आसान, उसमें सिर्फ एक चीज़ आपको याद रखना है कि आप जैसे ही 165 मीटर की ऊंचाई पर जाओगे, 165 मीटर हाइट पर जाते हो, 165 मीटर हाइट पर जाओगे तो क्या होगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है कि कम हो जाए, तो ये तो बताओ। जैसे ही आप 150 डिग्री जाओगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है। इस वजह से जैसे जैसे आप ऊंचाई पे बढ़ते हो तो टेम्परेचर क्या होता है, घटने लगता है, इसलिए ऊंचाई की तरफ हमारा ज़्यादा ठंड पाया जाता है। तो इस तरीके से एल्टीट्यूड हमारा इफेक्ट डालता है इंडिया के क्लाइमेट पर। दो चीज़ सिंपल हो गया, इसको थोड़ा सा उतार लो, फिर मानसून विंड और डिस्टेंस फ्रॉम सी देखते हैं, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस फ्रॉम सी में कुछ नहीं, इसको हम लोग ऐसे ही समझ लेते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं समझ, उसमें बस इतना समझना है कि समुंदर से जो भी हवा चल रही है, अब समुंदर का जो हवा चल रहा है वो तो समझ में आ रहा है कि आपको ठंडा हवा चल रहा होगा, तो जो एरिया समुद्री इलाके के आसपास है वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा ठंड पाया जाएगा, बट जो एरिया उससे दूर है क्योंकि वो हवा वहाँ तक रीच नहीं कर पा रहा है, तो इस वजह कर वहाँ का जो आपका क्लाइमेट होगा वो थोड़ा गर्म होगा बनिस्बत उन इलाकों के जो समुंदर के करीब है। बस इतना ही समझना था इसमें, फिलहाल इसको उतार लीजिए जल्दी से, हो गया, मिटाते हैं इससे। पॉइंट अब यहाँ लास्ट बचा हमारा मानसून विंड ना, ओके। तो मानसून विंड में क्या होता है, गर्मी के, यहाँ पे हम बताते हैं मानसून विंड को, ये टॉपिक हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन इसको हटा दो। समर में क्या होता है, गर्मी के मौसम में, गर्मी के मौसम में क्या होता है, हमारा साउथ वेस्ट मानसून से हवाएं चलती है, मतलब साउथ वेस्ट मानसून चलता है, जुनूब मगरिबी इलाके से हमारी हवाएं चलती हैं। अब ये जो साउथ वेस्ट जो मानसून चलती हैं गर्मी के इलाकों में, ये क्या है, ये गुजरती हैं आपका, कहाँ से गुजरती हैं, पासेस, ये गुजरती है आपका अरेबियन सी और इंडियन ओशियन से, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन से होकर के, कहाँ से गुजरती हैं, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन। साथ साथ लिखते चलेंगे ताकि जल्दी आसानी से सारा पॉइंट्स याद हो जाए। समर में क्या होता है, गर्मी का मौसम में साउथ वेस्ट मानसून जो हमारी हवाएं हैं वो चलती हैं और वो अरेबियन सी और इंडियन ओशियन से हमारा होकर के गुजरती है। इसकी वजह कर ये वाटर वेपर्स काफ़ी ज़्यादा जमा कर लेते हैं अपने आसपास, क्योंकि एक तो यहाँ पे काफ़ी मौका मिलता है इनको, इस तरीके से वाटर वेपर्स को काफ़ी ज़्यादा जमा कर लेते हैं। अब जब ये पहुँचेंगे किसी दूसरे इलाके में हमारा, तो इन्हीं वजह से जब किसी ऐसे इलाके में पहुँच जाए जहाँ पर वाटर वेपर भारी हो गए, जहाँ पर इन्हें मौका मिल जाए बरसने का, क्योंकि वो वाटर वेपर बने तो यही बाद में कंडेंस होकर के ठंडा हो जाते हैं, जो बादल बन जाता है, यानी कि क्लाउड बनेंगे वो। तो जब उन्हें मौका मिलेगा तो ये आकर के यहाँ पर हमारा रेन बरसा देंगे। तो इस वजह से
गर्मी का मौसम में ऐसा होता है कि मानसून हमारा देखने को मिलता है, साउथ वेस्ट मानसून हवाएं चलती है, इसी प्रोसेस से हमारा वो बारिश बरसाती है। तो ये इफेक्ट डालता है हमारे इंडिया के क्लाइमेट पे कि कहीं कहीं पर हमें बारिश देखने को मिलती है, किसकी वजह कर, मानसून विंड की वजह कर। ओके, बस इतना ही था इसमें समझना। होपफुली कि ये आपको जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो वहां तक क्लियर हो गया। जो सेकंड क्वेश्चन था हमारा, स्टेट द इम्पैक्ट ऑफ मॉनसून रेनफॉल ऑन सोइल, नेचुरल वेजिटेशन एंड एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। एक एक करके तीनों पे डिस्कस करते हैं। देखो हो सकता है एग्जाम में ये सवाल मान लो 5 मार्क्स में ना आए, बट तोड़ के आ सकता है। सिर्फ आपका इम्पैक्ट ऑन सोइल पूछ सकता है, इम्पैक्ट ऑन नेशनल हो गया है, नेचुरल वेजिटेशन ना, नेचुरल वेजिटेशन होगा, यानी कि जो भी नबातात होते हैं, जो पेड़ पौधे उगते हैं हमारे देश में, उनके बारे में बात हो रहा है कि उन पे किस तरीके से असर डालते हैं हमारा मानसून रेनफॉल। और दूसरा तीसरा हो गया एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। तो देखो सॉइल इम्पैक्ट क्या होता है यहाँ पर, सबसे पहला क्या हो रहा है कि मानसून में जो बारिश हो रही है वो इतनी तेज बारिश होती है कि जो मिट्टी का जो ऊपरी लेयर होता है, अपर लेयर ऑफ सॉइल जो है, वो मिट्टी का बहा के लेके चली जाती है, अपर लेयर ऑफ सॉइल, अपर लेयर ऑफ सॉइल। और आपको पता है कि जो भी मेन मिनरल्स होते हैं सॉइल के, वो उसके अपर लेयर में ही होते हैं। जो जरखेजी पाई जाती है, जो भी फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है, जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की, जिसकी वजह कर सॉइल पे अच्छा खासा कल्टीवेशन, खेती बाड़ी करके उस पर एग्रीकल्चर के थ्रू हम अच्छा खासा वहां से पैदावार कर सकते हैं, किसी भी चीज का, धान का, गेहूं का, राइस या पैडिस को हम लोग उगा सकते हैं। वो एडवांटेज हमारे पास से चला जाता है ड्यू टू ये मानसून रेनफॉल की वजह कर होता है। अपर लेयर हमारा क्या होता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, या फिर आप ऐसा बोल दो डिस्ट्रॉयड बोल दो, अपर लेयर डिस्ट्रॉयड हो जाता है। ओके, सिर्फ हमारे समझने के लिए, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। उसकी वजह का क्या होता है कि जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की, वो बेकार हो जाती है। फर्टिलिटी, सॉइल लॉस्ट, इसको ऐसे लिख देते हैं हम लोग, सॉइल लॉस्ट इट्स फर्टिलिटी। बस ये एक इम्पैक्ट डालता है हमारा सॉइल के ऊपर। दूसरा हमारे पास यहाँ बात हो रहा है इम्पैक्ट ऑन नेचुरल वेजिटेशन। अब ये बहुत सिंपल है। देखो पेड़ पौधे को उगने के लिए क्या चाहिए, अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, मेन तो पानी चाहिए, खास तौर से पानी चाहिए। बिना पानी के तो कोई पौधा वहाँ पे अफजाइश पा नहीं पाएगा, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पानी है। तो मानसून की वजह से जिन एरिया में भी ज़्यादा बारिश होगा, जिन एरिया में हेवी रेनफॉल होता है, ओके, जिन एरिया में हेवी रेनफॉल होगा वहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे देखने को मिले, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ये नेचुरल वेजिटेशन हमें देखने को मिलेगा। और जिन एरिया में कम होता है वहाँ पे हमें नेचुरल वेजिटेशन कम देखने को मिलता है। बस ये सिंपल इम्पैक्ट है। मैंने जिस एरिया में मानसून हवाओं की वजह से बारिश ज़्यादा हो रही है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। जहाँ पे बारिश कम हो रही है वहाँ पे कम से कम देखने को मिलेंगे। इनके एग्जाम्पल्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, उनको देखिए और उनको नोट कीजिए, मेक श्योर कि वो आप याद भी कर रहे हो, ठीक है। ओके, थर्ड नंबर हमारा पॉइंट एग्रीकल्चर। अब जैसे मैंने सॉइल के बारे में बताया, तो ये दोनों आपस में तो इंटरलिंक है, सॉइल और एग्रीकल्चर। क्योंकि पहले तो सॉइल का इम्पैक्ट हुआ, अपर लेयर बर्बाद हो गया, जिससे सॉइल का फर्टिलिटी खत्म हो गया। अब उससे क्या, एग्रीकल्चर तो वैसे ही इम्पैक्ट हो गया, हम अब उस मिट्टी पे एग्रीकल्चर करना मुश्किल हो जाता है। ओके, देन दूसरा ये प्रॉब्लम हो रहा है कि मानसून जो है वो कभी कदार, मानसून के ऊपर ही हमारा जो खेती बाड़ी है इंडिया में, जो एग्रीकल्चर डिपेंड करता है, वो अच्छा खासा मानसून पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि बारिश जब होगी तभी जा करके अच्छे से हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, हमारा एग्रीकल्चर अच्छे से फल फूलेगा। बट कभी कभी मानसून क्या होती है, नहीं आती है, कभी टाइम के बाद आएगी, कभी टाइम के पहले आ जाएगी। इससे प्रॉब्लम ये होता है कि जब किसी खेतों को, मान लो धान का पौधा लगाया गया, तो धान के पौधे में बारिश की, पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब जब उसको ज़रूरत था पानी का, उस वक्त बारिश हुआ नहीं। फिलहाल तो हमारे पास आज के टाइम पे इरिगेशन का बहुत सारे जगहों पर फैसिलिटी है, आपासी का, यानी कि हम उसके थ्रू पानी हम जमा करके रखते हैं और ज़रूरत के तौर पर हम सप्लाई करते रहते हैं। बट फिर भी जो नेचुरल जो मानसून हो रहा है, बरसात, उसका एक अलग असर होता है इरिगेशन के थ्रू। ये तो हमारा एक सेकंड ऑप्शन है। फर्स्ट तो वही है, तो जब बारिश होना था उस वक्त हुआ नहीं टाइम पर, और जब नहीं होना था उस वक्त हो गया। जब धान के पौधे को जरूरत थी बारिश की, नहीं हुई, बाद में हो गई, उस वजह कर क्या होता है, इससे भी बर्बाद हुआ। और कभी कभी बहुत ही ज़्यादा हेवी मानसून हो जाता है, बहुत ज़्यादा हेवी मानसून होता है, जिससे क्या होता है कि जो भी फसल, जो हमने क्रॉप्स उगा रखे थे, वो फ्लड में बह जाते हैं, फ्लड की वजह कर वो बह जाते हैं, क्योंकि हेवी मानसून की वजह से फ्लड आता है और वो सारे क्रॉप्स हमारे बह जाते हैं, जिससे बहुत भारी नुकसान होता है। ठीक है, ये सारे सिंपल फैक्टर्स थे जो कि इम्पैक्ट हमारे डालते हैं हमारे सॉइल के ऊपर, नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। होप सो ये सारा पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो गया हो। इसको भी जल्दी से उतारिए, छोटे छोटे और कुछ पॉइंट्स है, उसको कवर करके लेक्चर को हम लोग समअप करते हैं। सो उम्मीद है यहाँ तक आपको सभी चीजें क्लियर है और आपने अच्छे से उनको नोट भी कर लिया होगा। हम लोग आते हैं अब लास्ट की तरफ, जो कि हमारे एक नॉर्वेस्टर देन मैंगो शावर
लास्ट है हमारा मानसून ब्रस्ट। अब देखो नॉर्थ वेस्टर हम लोग किस चीज़ को बोलते हैं, जो मार्च और अप्रैल का हमारा महीना होता है, मार्च एंड अप्रैल का जो मंथ है। एक चीज़ यहाँ पे सिर्फ नोट कर लो कि ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि नॉर्थ वेस्टर कब होता है, किन महीने में, तो मार्च अप्रैल में होता है। मैंगो शावर कब होता है, तो अप्रैल एंड मई में होता है। ठीक है, ये तो आप पहले एकदम नोट डाउन कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में बिल्कुल आ सकता है इस साल, बहुत हद तक चांसेस है। तो मार्च और अप्रैल में क्या होता है हमारा, जो हमारे स्टेट्स है वेस्ट बंगाल और इसके बगल में जो हमारा पास है असम स्टेट, ओके, असम, देन उसके बाद मेघालय, मेघालय जो है हमारा मेघालय, यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से जब इन इलाकों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तीनों ही इलाके की हम बात कर रहे हैं एक साथ, बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो चूंकि ये जो भी इलाके हैं ये सब कहाँ है, बे ऑफ बंगाल के करीब आपको दिखते हैं, सारे बे ऑफ बंगाल के करीब, क्योंकि इनकी जो वेस्ट बंगाल की खासतौर से जो भी नदियाँ आती है सब जाके बे ऑफ बंगाल पे ही मिलते हैं, सब के सब बे ऑफ बंगाल के करीब है। तो समर के वक्त जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है तो बे ऑफ बंगाल से जो हवाएं उठती है, यहाँ से जो विंड उठती हैं, वो यहाँ जो हवाएं, जो गर्म हवाएं हैं, बे ऑफ बंगाल से उठने वाली हवाएं यहाँ से उठने वाली गर्म हवाओं के साथ टकरा करके उनको क्या करती है, मजबूरन बारिश बरसाने पर मजबूर करते, मतलब उनको इस ये जो बारिश होता है, इसी बारिश को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर नॉर्वेस्टर। और इसको उर्दू में भी एक वर्ड बोला जाता है, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, नोट कर लीजिए। तो यही है सिंपल नॉर्वेस्टर का से। मार्च अप्रैल के महीने में इन तीन इलाकों में बहुत ज़्यादा जब गर्म होता है तो बे ऑफ बंगाल से उठने वाली हवाएं उन गर्म हवाओं के साथ मिल करके उनको रोकती हैं और उनको रोक करके बारिश बरसाती हैं, काफ़ी तेज बारिश होती है। ये हो गया हमारा नॉर्वेस्टर। ओके, देन दूसरा हमारे देखते हैं मैंगो शावर। मैंगो शावर क्या होता है, ये अप्रैल और मई के महीने में होता है और खास तौर से ये किन इलाकों में होता है, ये होता है हमारा केरला एंड केरला के साथ साथ वेस्टर्न कोस्टल रीजन जो है, यानी कि वेस्ट कोस्टल रीजन जो है हमारा इंडिया का वेस्टर्न कोस्टल रीजन, वहां पर वेस्टर्न कोस्टल रीजन, ओके, केरला और वेस्टर्न कोस्टल रीजन में क्या होता है कि वहां पे हवाएं थोड़ा सुस्त रफ्तार हो जाती हैं और ऐसा देखने को मिलता है कि इन महीनों में जो हवा है आपका, ये जो हवा है वो कहाँ से चल रही है, वो हवा आपका सी टू लैंड चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया में हवा रहती है उनके एरिया में वहाँ पे थोड़ा हवाएं सुस्त रफ्तार हो जाता है, जिसकी जगह जो हवाएं हैं वो सी से आएंगे, समुंदर से जमीन की तरफ चलती हैं। अब जब ये हवाएं समुंदर से जमीन की तरफ चलती हैं तो यही हवाएं क्या करती है, गर्मी में, क्योंकि अब अप्रैल और मई का महीना क्या था, गर्मी का ही महीना है, तो यही हवाएं गर्मी में आपका ऐसा जब भी होता है, ये फिर नेचुरल चीज ये भी कि समंदर से जब भी जमीन की तरफ हवा चलेगी तो वो जो जब भी ये हवा चलती है इसकी वजह कर हमें दिन के दोपहर में या धूप के वक्त भी बारिश देखने को मिलती है। ऐसा कई बार होता है और खास तौर से ये चीज अप्रैल और मई के महीने में केरला और वेस्टर्न कोस्टल रीजन पे देखा जाता है। जब भी समंदर से हवाएं जमीन की तरफ रुख अपना करती है तो गर्मी के मौसम में हमें बिजली के कड़क के साथ दोपहर के टाइम पे ही हमें देखने को मिलता है बारिश, वो भी बहुत तेज बारिश। और ये जो बारिश होती है इस वक्त खास तौर से इन महीनों में, ये बारिश क्या है कि मैंगो जो भी हमारा होता है, यानी कि आम का जो पेड़ पौधा है उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है और अफजाइश पाने में, मतलब ये मैंगो के पेड़ को हेल्प करती है काफ़ी ज़्यादा फल फूलने में। इसी वजह कर ये जो बारिश होता है इनको मैंगो शावर कहा जाता है, यही रीज़न है। शावर के मतलब ऐसे ही पानी हो गया आपका, पानी बरसना। मैंगो शावर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस बारिश की वजह कर मैंगो को फलने फूलने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है और इसी सीजन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा आम देखने को भी मिलते हैं खास तौर से। देन मानसून ब्रस्ट, ओके, तो इतना उतार लो मानसून ब्रस्ट, उसके बाद देखते हैं हम लोग। तो देखो जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो है हमारा सिंपल है मानसून ब्रस्ट। ये क्या होता है, जून से सितंबर के महीने में। मैंने बताया आपको मार्च से अप्रैल के महीने में क्या देखने को मिलेगा आपको, नॉर्वेस्टर। अप्रैल टू मई में हमारे पास मैंगो शावर है। देन जून से हमारे पास सितंबर के महीने में मानसून ब्रस्ट होता है। अब जून से सितंबर का जो महीना है ये बेसिकली वो महीना है जब बरसात रहता है हमारे हिंदुस्तान में। जून से सितंबर के महीने में रेनी सीजन रहता है हिंदुस्तान में और उस वक्त साउथ वेस्ट विंड जो चलती हैं, जो भी हमारा जुनूब मगरिबी हवाएं हमारी चलती हैं साउथ वेस्ट विंड, उनको हम लोग कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून। ओके, ये जो साउथ वेस्ट मानसून है, चूंकि बरसात के मौसम में क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है, खासतौर से टेम्परेचर गर्मी के बनिस्बत टेम्परेचर लो होता है, सो उसका ही फायदा उठा करके ये जो साउथ वेस्ट मानसून है लो टेम्परेचर का फायदा उठा करके काफी जोरदार बारिश कराती है। इनकी वजह से काफी जोरदार बारिश होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं मानसून ब्रस्ट। ठीक है, ब्रस्ट के माने में ऐसी होता है किसी चीज का फट जाना
तो ये बारिश जो होती है बहुत ही तेज जोरदार बारिश होती है, इसलिए इसको मानसून बर्स्ट कहा जाता है और ये खास तौर से जून से सितंबर के महीने में देखने को मिलती है। ओके, सो फिलहाल हमने क्लाइमेट ऑफ इंडिया जो था वो हमारा क्रैश कोर्स के आज 5वें दिन पे कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है कि आपको सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ और किसी भी तरह कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी किसी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछिए। अगर वीडियो के थ्रू कुछ हेल्प हुआ, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर पहला बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, एंड अभी वीडियो के एंड पे आपके पास एक स्क्रीन आएगा, उस पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आप नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो इस चैप्टर से रिलेटेड और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज पर द MCQ परस्पेक्टिव। ओके, सो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। हम बहुत जल्द मिलेंगे अपने ज्योग्राफी के क्रैश कोर्स डे 6 में, और हिस्ट्री के क्रैश कोर्स का डे 1 भी बहुत ही जल्द आने वाला है। ओके, तब तक आप पढ़ाई अच्छे से करते रहें। टेक केयर, टिल देन, गुड बाय।